हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा और कक्षा के माध्यम से, क्योंकि आज दिन भी कुछ खास है, स्पेशल आप इसको कह सकते हैं, तो आज की कक्षा और चर्चा के माध्यम से हम लोग महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और यहाँ हल्का सा शुरुआत में हम केवल आपको ये बता के चलेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट का जनरली मीनिंग ये होता है कि भाई आप महिला वर्ग को पुरुष वर्ग के समान क्या है, हर मामले में अधिकार देने की बात करते हैं। तो खैर चर्चा निबंधात्मक रूप में तो नहीं रहेगी, ऐसे ओरिएंटेड तो नहीं है, लेकिन हाल ही में अभी अभी मेरा बिल्कुल ये मन हुआ, और जैसे मन हुआ तो तुरंत मुझे लगा कि एक वीडियो आप लोगों के बीच आ जानी चाहिए, और इस वीडियो के सहारे हम लोग काफ़ी सकारात्मक संदेश अपने समाज में दे भी सकते हैं। और क्योंकि दिन कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, तो इस दिन पर या इस कुछ खास दिन पर क्या है, कुछ स्पेशल डिस्कशन हमारा हो जाना चाहिए। चर्चा में जो मेरा मूल भाव रहेगा, तो जिस तरीके से आज दिन की महत्ता तो आप लोगों के सामने आई रही होगी, तो हम लोग ये डिस्कस करके चलेंगे कि भारतीय इतिहास के धरातल पर ऐसे कौन से मजबूत ग्राउंड हैं, भारतीय इतिहास के धरातल पर ऐसे कैसे मजबूत ग्राउंड आपको नज़र आते हैं जो आपको ये बताने का काम करते हैं कि महिला वर्ग ने भी जब जब आपने महिला वर्ग को कर्तव्य देने की बात की, या जब जब आपने महिला वर्ग को आप कह सकते हैं कि शक्तियाँ देने की बात की हैं, तो महिला वर्ग की ओर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन या अपनी शक्तियों का जो निर्वहन है वो व्यवस्थित तौर पर हुआ है। और ये चर्चा करना थोड़ा बनता भी है। इसका बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि हम अपने आप को और बाकी लोगों को एक बहुत ही वेरी पॉजिटिव मैसेज भी दे पाएंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जान पाएंगे कि भारतीय इतिहास में ऐसे कौन से मजबूत ग्राउंड आपके सामने आते हैं जहां महिलाओं की मजबूती है और जहां महिलाओं की क्या है, योग्यता का परिचय है। कुछ ग्राउंड आपके सामने ऐसे अवश्य आएंगे जहाँ हम महिला वर्ग की महत्वाकांक्षा को आधार बना करके डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा जैसे मैं हर क्लास में कहता हूँ, ना तो कोई चर्चा आपकी सांप्रदायिक होनी चाहिए और ना ही कोई चर्चा आपकी क्या है, लिंग आधारित होनी चाहिए। हम सब लोग मानव हैं, और मानव होने के नाते ही हमें क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष में सकारात्मक व्यवहार करके चलना चाहिए। हमारी इस चर्चा की जो शुरुआत होगी वो एक शब्दावली के साथ होगी, और शब्दावली में आपने पढ़ा होगा जिनको कहा जाता है विदुषी कन्याएं। तो भारतीय इतिहास में विदुषी कन्याएं जैसी जो शब्दावली है, ये आपको ये बताने का काम करती है कि भाई शिक्षित जो महिला वर्ग है, हमारे इतिहास में जो पहला रेफरेंस है जिसको हम कहते हैं कि शिक्षित महिला वर्ग का सबसे पहला संदर्भ जो आप लेके चलेंगे वो विदुषी कन्याओं के साथ लेकर के चलेंगे। अच्छा, विदुषी कन्याएं जैसी जो शब्दावली है, ये शब्दावली आपको वैदिक काल से मिलने लगती है, यानी कि वैदिक काल में विदुषी कन्याओं जैसी जो शब्दावली है इसका काफ़ी भारीपन आपके सामने आता है। और विदुषी कन्याओं का यहाँ पर मतलब ये होता है कि ऐसी कन्याएं जिनको वेदों का क्या है, ज्ञान है। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि मामला अगर वैदिक काल का है तो समाज कैसा रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है। समाज पुरुष प्रधान समाज रहा, लेकिन उसके बावजूद भी विदुषी कन्याओं का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आ ही जाता है। और यहाँ पे देखो, हमें यात्रा करनी है, मैंने जो विजन आपको दिया, लेकिन हम यात्रा करेंगे परीक्षा उपयोगी बनते हुए, ताकि हम समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दे पाएं और अपनी परीक्षा के हिसाब से कुछ तथ्यात्मक जानकारी जो है उसको भी हम लोग बाहर निकाल पाएं। तो मैंने कहा कि विदुषी कन्याएं जैसी शब्दावली एक शिक्षित भारतीय महिला वर्ग की ओर आपका इशारा लेकर के आती है, और ये जो शिक्षित भारतीय महिला वर्ग की ओर इशारा है ये सबसे पहला रेफरेंस है आपके संपूर्ण इतिहास का। यानी कि पूरे संपूर्ण इतिहास को अगर आप एक साथ टैली करने की बात करोगे तो विदुषी महिलाओं का जो या विदुषी कन्याओं का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बताने की बात करता है कि शिक्षित महिलाओं के संदर्भ में या शिक्षित कन्याओं के संदर्भ में या शिक्षित भारतीय महिला वर्ग के संदर्भ में ये क्या है, वेरी फर्स्ट रेफरेंस माना जाता है। कुछ शब्दावलियां जैसे घोषा है, लोपा है, अपाला है ना, तो ये कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो उस समय विदुषी कन्याओं के संदर्भ में प्रयोग में लाई जाती थी। और मैंने अभी भी आपको बताया कि विदुषी कन्याओं का मतलब ये है जिनको वैदिक साहित्य का ज्ञान है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिनको वेदों का ज्ञान है, या कई बार ऐसे भी कहा जाता है जिनको धर्मशास्त्र का ज्ञान है, या कई बार ऐसे भी कहा जाता है जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जानती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, विदुषी महिलाएं कहते हैं। तो इससे एक ताकत नजर आती है,
इससे क्या है, एक ताकत नजर आती है कि जब चारों ओर आपको पुरुष प्रधान समाज आपको नजर दिखाई पड़ता है, या जब चारों ओर आपको पुरुष प्रधान सोच आपको दिखाई पड़ती है, तो पुरुष प्रधान सोच में भी क्या है, एक शिक्षित भारतीय महिला वर्ग ने अपनी पहचान बना करके रखी। यह मामला किसका रहेगा? वैदिक काल का रहेगा। हमने हमेशा इस बात को महसूस किया कि आचार्य चाणक्य हम क्लास में आपको अलग अलग पैटर्न पर ला करके पढ़ाते रहते हैं, और आचार्य चाणक्य को हमने ठीक ठाक मात्रा में कैलकुलेट किया हुआ है। ये बात भली बात है, आप लोग जानते भी हैं। अच्छा, आचार्य चाणक्य को आधार बना करके हम हमेशा कहते हैं कि आचार्य चाणक्य जो हैं वो महिला वर्ग के बहुत बड़े समर्थक तो नहीं थे, या महिला वर्ग के अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक नहीं थे। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आचार्य चाणक्य ने मगध को एक व्यवस्थित व्यक्तित्व दिए जाने के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनकी माताजी का ही क्या है, त्याग करवा दिया था, सैक्रिफाइस दिलवा दिया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आचार्य चाणक्य हैं वो हमेशा अपने अल्टीमेट गोल को देखा करते थे, और उस गोल की प्राप्ति के क्रम में अगर कुछ त्याग देना पड़े या अगर कुछ सैक्रिफाइसेस करके चले पड़े तो उनसे कभी वो पीछे हटते नहीं थे। आचार्य चाणक्य का मतलब क्या होता है? मौर्य काल। और मौर्य काल में जो महिला वर्ग है, यानी कि महिलाओं की जो कंडीशन या स्थिति आप दिखाने की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन आचार्य चाणक्य अपनी ओर से महिलाओं के संदर्भ में 2 प्रकार की बातें अच्छी करके गए। और अगर उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में 2 प्रकार की बातें अच्छी की हैं तो इसका मतलब आप ये लगा के चलेंगे कि महिला वर्ग के अंदर की जो आपकी छिपी स्ट्रेंथ होती है, जो हिडन फॉर्म में स्ट्रेंथ रहती है, उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहे हैं? आचार्य चाणक्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक शब्दावली तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आचार्य चाणक्य ने महिला वर्ग को सम्मान देते हुए, महिला वर्ग के व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए, या महिला वर्ग को खुलापन दिए जाने के संदर्भ में ये मोक्ष जैसी शब्दावली का प्रयोग किया था। ये हम पहले भी आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता भी चुके हैं। और वहां पर मोक्ष जैसी शब्दावली का मीनिंग ये लिया गया कि तलाक के संदर्भ में, यानी कि डाइवोर्स के संदर्भ में। और आचार्य चाणक्य का मानना यह था कि भाई अगर 2 लोग अपने पारिवारिक जीवन में व्यवस्थित तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे तो दोनों लोगों को क्या है, अपने जीवन को नष्ट करने के स्थान पर अपने जीवन को एक एक्सपोजर देना होगा, एक खुलापन देना होगा। और इसलिए उन्होंने तलाक, हालांकि नेगेटिव माना जाता है, लेकिन उन्होंने तलाक दिए जाने के संदर्भ में मोक्ष जैसे शब्दावली का प्रयोग किया। तो उनका मानना यह था खास तौर से कि वो मोक्ष जैसे शब्दावली का प्रयोग करते हुए आप इसको अदरवाइज लेकर नहीं चलेंगे, वो महिला वर्ग को अधिक खुलापन देना चाहते हैं। मैंने आपका यहाँ झुकाव महिला वर्ग की ओर लाने का प्रयास किया है कि वो महिला वर्ग को क्या है, अधिक झुकाव महिला वर्ग की ओर क्या आपका ध्यान जो है अधिक लाने की बात कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि इससे थोड़ी परेशानी हो, तो मैं परेशानी को यहीं पर दूर कर देता हूं। जैसे हम कहते हैं कि बाल विवाह, तो बाल विवाह को हम एक सामाजिक बुराई मानते हैं। तो बाल विवाह को जो एक सामाजिक बुराई माना जाता है वो मेल कैरेक्टर की ओर से उतना ज्यादा नहीं माना जाता है जितना फीमेल कैरेक्टर की ओर से माना जाता है ना। तो अगर कोई पारिवारिक जीवन में है और उसके साथ आप डाइवोर्स जैसी व्यवस्था को जोड़ने की बात करेंगे, जैसा आचार्य चाणक्य जुड़ाव करके चलते हैं, तो उन्होंने अगर डाइवोर्स के संदर्भ में मोक्ष जैसी शब्दावली का प्रयोग करके दिखाया तो असल में वो ये बताना चाहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर 2 लोग एक फैमिली लाइफ से हटने की बात करेंगे, अगर 2 लोग क्या है एक फैमिली लाइफ से हटने की बात करेंगे, तो उसके बाद जो एक कंडीशन पैदा होगी उस कंडीशन में फायदा तो दोनों को होगा, यानी कि मेल को भी होगा और फीमेल को भी होगा, लेकिन अधिक फायदा किसको होगा? वो फीमेल कैरेक्टर को होगा। ठीक है, ये उनका रेफरेंस है, मैं अपनी ओर से कोई बातें नहीं कर रहा हूं। ये उनका रेफरेंस है, मैं अपनी ओर से कोई बातें नहीं कर रहा हूं। और आचार्य चाणक्य ने साथ ही साथ विश्व कन्याओं का कॉन्सेप्ट भी आपको देने का कार्य किया। और विश्व कन्याओं की व्यवस्था का जो प्रस्तुतिकरण उन्होंने आपके सामने उस समय किया था, तो उसमें भी उनका इशारा क्या रहा कि भाई जो फीमेल कैरेक्टर है उसकी भी अपनी एक ताकत होती है, उसकी भी अपनी क्या एक स्ट्रेंथ होती है। और विश्व कन्याओं को उन्होंने क्या है अपनी गुप्तचर व्यवस्था में शामिल किया था। ये चर्चा भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे। और हमने आपको बताया होगा कि विश्व कन्याओं में ये बताया जाता था उस समय कि स्टेट की ओर से, है ना, छोटी छोटी आयु की जो लड़कियां होती हैं उनको हायर किया जाता था, उनके परिवार वालों को उनका जो है कंपनसेशन दिया जाता था, उनके माता पिता से उनको दूर कर दिया जाता था।
और स्टेट उनको अपने पास रखा करता था, राज्य उनकी देखभाल किया करता था। भोजन के साथ साथ हल्का हल्का विष दिया जाता था और एक कंडीशन ऐसी आ जाती थी कि विष पर ही वो क्या हो जाती थी, डिपेंड हो जाती थी। तो ये जो आपकी विष कन्याओं की व्यवस्था है, ये गुप्तचर व्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रही थी। और अगर ये गुप्तचर व्यवस्था को मजबूती देने का कार्य कर रही थी, अगर ये गुप्तचर व्यवस्था को मजबूती देने का कार्य कर रही थी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि राज्यों को मजबूती मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आचार्य चाणक्य खास तौर से जो विष कन्याओं जैसी व्यवस्था है, तो विष कन्याओं जैसी व्यवस्था के माध्यम से क्या है, महिला वर्ग या जो आपका फीमेल करैक्टर है, उसकी एक ताकत आपके सामने रखने की बात कर रहे हैं कि भैया आप इनको नजरअंदाज करके ना चलें, इनके अंदर भी एक ताकत है। राज्य के साथ जब आप इनको जोड़ने की बात करेंगे तो राज्य का वेलफेयर होगा या राज्य को एक क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो आचार्य चाणक्य भी ये बात कर ही रहे थे कि भाई ताकत तो है ना, आपको जिम्मेदारियां देनी होंगी, आपको एक सकारात्मक क्या व्यवहार करके चलना होगा। ये सारी बातें उस समय आ रही थी। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के तरीके होंगे। जैसे अब आपको सीधा जो जुड़ाव करना होगा, अगर आपको कोई यहां पर अच्छा जुड़ाव करना है तो आप आ सकते हैं कहां पर, प्राचीन भारतीय इतिहास में ही जो मौर्योत्तर काल आपको दिखाई पड़ता है, और मौर्योत्तर काल में सातवाहन राजवंश आपको दिखाई पड़ता है। और सातवाहन राजवंशों का जो समाज है वो महिला वर्ग के सम्मान के संदर्भ में है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि एक सवाल हम यहां से आपको निकाल के दिखाना चाहते हैं। कई बार ये सवाल आपकी परीक्षाओं में पुटअप किया जाता है कि निम्न में से भारत का ऐसा कौन सा राजनीतिक वंश रहा। क्या कहा हमने? निम्न में से भारत का ऐसा कौन सा राजनीतिक वंश रहा जिसके राजाओं ने अपनी माताओं के नाम अपने साथ जोड़ के चले। तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाता है? सातवाहन राजवंश हो जाता है। सातवाहन राजवंश के राजाओं ने और सातवाहन राजवंश के जो समाज है उसने महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए, और महिला अधिकारों के संदर्भ में या महिला वर्ग के जीवन के संदर्भ में सातवाहन राजवंश के समाज को हमेशा से एक सकारात्मक समाज माना गया है। जैसे आपने नाम सुने होंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जैसे आपने नाम सुने होंगे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, तो ये नामों के साथ क्या है? नामों के साथ उनकी माताओं के संबोधन है। तो सातवाहन काल में जो आपका ये राजागण आपको दिखाई पड़ते हैं, तो वो भी महिलाओं की ताकत को थोड़ा समझ के चलते हैं और उसी हिसाब से क्या उनके साथ व्यवहार करके भी चल रहे हैं। मैं फिर दोबारा एक कहानी पर आना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप थोड़ी सी बात को अदरवाइज लेके चलें। तो अभी जैसे मैंने आचार्य चाणक्य की ओर से थोड़ा डिस्कशन किया था, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को प्रमोट करना चाह रहा हूं, है ना, कि मोक्ष जैसी शब्दावली को मैं कोई प्रमोट करना चाह रहा हूं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि आचार्य चाणक्य ने महिला वर्ग के संदर्भ में किस किस प्रकार के सकारात्मक व्यवहार किए, बस उतना ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारतीय इतिहास के धरातल पर अगर आप अपनी चर्चा को आधारित बनाते हैं तो तीन प्रकार के ग्राउंड्स तो आपके सामने आ जाते हैं। विदुषी कन्याओं की व्यवस्था आपके सामने आ जाती है, आचार्य चाणक्य के विचार आपके सामने आ जाते हैं, और सातवाहन राजवंश का धरातल भी आपको जोड़ के चलना पड़ेगा अगर आपको महिलाओं के विषय में अगर आपको कोई बड़ी चर्चाएं करनी है या अगर आपको सकारात्मक चर्चाएं करके चलनी है। इसके बाद अगर आप दिल्ली सल्तनत में आना चाहोगे तो दिल्ली सल्तनत में तो पहला रेफरेंस आपको हमें लगता है कि रजिया सुल्तान का ही लेके चलना पड़ेगा। और रजिया सुल्तान भली एक मुस्लिम सोसाइटी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन रजिया सुल्तान के व्यक्तित्व में ताकत रही थी। हमने हाल ही में किसी क्लास में बोला था कि अगर रजिया सुल्तान को शासन करने दिया जाता, अगर रजिया सुल्तान को शासन करने दिया जाता तो आज हम बलबन के बारे में इतनी सकारात्मक चर्चाएं नहीं कर पा रहे होते, और आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी क्या है, इतनी सकारात्मक चर्चाएं नहीं कर पा रहे होते। लेकिन शरीयत के नियमों और कानूनों को बीच में स्थापित कर दिया गया। बार बार कहा गया कि मुस्लिम जो कानून हैं उनमें महिलाओं को शासन करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। रजिया शासन करना चाहती थी। रजिया अपने जो व्यक्तित्व है और योग्यताओं का सर्वोत्तम प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन रजिया को शरीयत के नियमों और कानूनों का बड़ा विरोध उस समय झेलना पड़ा। तुर्काने चहलगानी के जो मेंबर्स हैं वो रजिया का कोऑपरेशन नहीं कर पाए। तो जिस महिला को अपनी योग्यताओं का सर्वोत्तम प्रयोग करके चलना था, वह महिला अपनी योग्यताओं का सर्वोत्तम प्रयोग नहीं कर पाई। हालांकि रजिया से पहले आप देखेंगे, रजिया से पहले भी एक महिला का रेफरेंस लिया जाता है, लेकिन वहां थोड़ी महत्वाकांक्षा आपको लेकर के चलनी पड़ेगी, क्योंकि इल्तुतमिश की डेथ के बाद आपने सुना होगा
तुर्काने चहलगानी के मेंबर्स ने इल्तुतमिश की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर के रजिया को किनारे किया था और रजिया के ही भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। और बताया जाता है कि जो रुकनुद्दीन फिरोज हैं उनके व्यक्तित्व में शासन के संदर्भ में अनिवार्य योग्यताओं का अभाव रहा। इसी नाते उनकी मां ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। नाम क्या था? शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान केवल शासन की बागडोर अपने हाथों में ले रही है, लेकिन शाह तुर्कान के साथ धरातल आप क्या जोड़ेंगे? महत्वाकांक्षा का या अति महत्वाकांक्षी होने का। लेकिन रजिया सुल्तान के साथ आपको ग्राउंड ये जोड़ के चलना पड़ेगा। पूछा गया सवाल है कि मुस्लिम शासन में, भारत में जो मुस्लिम शासन आपको दिखाई पड़ता है उसमें रजिया जो हैं एकमात्र ऐसे करैक्टर आपको दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने सिंहासन पर बैठ के क्या है, शासन करने की बात की है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में दो प्रकार की महिलाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। शाह तुर्कान के साथ आप अति महत्वाकांक्षी होने का ग्राउंड जोड़ के चलेंगे और रजिया सुल्ताना के साथ आप क्या है, योग्यताओं का धरातल जोड़ के आप क्या है, चलते हैं। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा यहां पे क्या है, रिफ्लेक्शन लेके चलना पड़ेगा या रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो जब थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मुगल काल है। तो मुगल काल में क्या है कि दो प्रकार के मेजर रेफरेंसेस तो आपको लेकर के चलने पड़ेंगे और दोनों में ही क्या है, महत्वाकांक्षा है। दोनों में क्या है, महत्वाकांक्षा है ना। यानी कि महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षी होने का भाव जब मैं आपके सामने रख रहा हूं तो इसका मेरा मानना यह होता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को जिम्मेदारियां देना चाहती हैं। वो बाकी लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें आप जिम्मेदारियों से रहित करने का प्रयास ना करें, हम भी जिम्मेदारी उठाने के लायक हैं और हम भी क्या जिम्मेदारी उठा सकते हैं। महम अनगा का नाम आपने सुना होगा, अकबर की दाहिमा। और महम अनगा ने अकबर का काफ़ी अच्छा पालन पोषण किया और महम अनगा एक महत्वाकांक्षी महिला के रूप में सामने आती हैं। और महम अनगा के कहने पर ही अकबर ने बैरम खां के साथ हल्का सा नेगेटिव ट्रीटमेंट किया था। और क्योंकि महम अनगा ने अकबर को यह समझाया था कि कब तक आप बैरम खां के राजनीतिक संरक्षण में रहते हुए व्यवहार करते रहोगे, आपको स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करना होगा। तो अकबर ने बैरम खां को थोड़ा किनारे किया और शासन के बागडोर अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। लेकिन जैसे 1560 ईस्वी में अकबर बैरम खां को किनारे करता है और शासन के बागडोर अपने हाथों में लेने का प्रयास करता है, वैसे ही शासन के बागडोर महम अनगा जो हैं वो अपने हाथों में ले लेती हैं। तो कहते हैं कि 1560 से लेकर के 1562 के बीच का जो समय है इसको मुगल काल में पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है या पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पर्दा शासन की व्यवस्था या पेटीकोट गवर्नमेंट की व्यवस्था ये अकबर के शासनकाल की विशेषता है और महम अनगा की महत्वाकांक्षा का क्या है, परिचय। आगे जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा आना पड़ेगा कहां पर, जहांगीर के शासनकाल में आपको जाना पड़ेगा। और जहांगीर के शासनकाल में एक रेफरेंस उठाया जाता है किसका, आपके नाम समझ में आ रहा होगा, नूरजहां का। हालांकि नूरजहां एक अफगान लेडी हैं, लेकिन जहांगीर उनके जो व्यक्तित्व से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और उनके साथ उन्होंने क्या अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इतिहास तो यही समझाने की कोशिश करता है कि जहांगीर के व्यक्तित्व का जो झुकाव है वो नूरजहां के संदर्भ में क्या काफी ज्यादा है। आप लोग जानते होंगे नूरजहां जो हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला हुई हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला हुई हैं। मेहरुनिस्सा करके उनका नाम आपको मिलता है। जहांगीर उनको प्यार से नूर महल पुकारा करता था, लेकिन वो नूरजहां के नाम से क्या काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई, महत्वाकांक्षी हैं। उन्होंने जहांगीर के शासनकाल में शासन संबंधी गतिविधियों को प्रभावित किए जाने के संदर्भ में नूरजहां गुट बनाया और नूरजहां गुट का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि शासन संबंधी व्यवहार का अगर आपको कोई निष्पादन कराना है या शासन संबंधी मामलों को अगर आपको कोई व्यवहारिक रूप देकर के चलना है तो एक तरफ मोहर किसकी लगती है, जहांगीर की, और एक तरफ मोहर किसकी लगती है, नूरजहां की। बिल्कुल इक्वल राइट आपको दिखा के चलने पड़ेंगे नूरजहां गुट की ओर से। तो मुगल काल में दो प्रकार के रेफरेंसेस आपके सामने आते हैं और दोनों प्रकार के जो आपके रेफरेंसेस है क्या है, ये महिलाओं के महत्वाकांक्षी होने का क्या है, प्रमाण है। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो अब आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ा मराठाओं का ग्राउंड आपको दिखाना पड़ेगा। और मराठाओं में 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है और शिवाजी महाराज अपने गद्दी के संदर्भ में अपने वैध उत्तराधिकारी की कोई भी घोषणा नहीं कर पाए थे। तो शिवाजी महाराज की जो पत्नी का नाम था सोयराबाई, और सोयराबाई ने अपनी योग्यताओं का परिचय दिया, अनुशासित होने का परिचय दिया।
शिवाजी महाराज वैध उत्तराधिकारी के संदर्भ में जो प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं कर पाए थे, सोयराबाई ने अपने आप को एक्टिव किया और शिवाजी के बाद नेक्स्ट छत्रपति के नाम की जो घोषणा हुई वो संभाजी के पक्ष में होती है। तो कहते हैं कि शिवाजी की पत्नी ने समय के अनुसार अच्छा कार्य किया, वैध उत्तराधिकारी के अभाव का धरातल पैदा हो चुका था और वैध उत्तराधिकारी के अभाव का धरातल अगर लंबे समय तक कार्य करता तो मराठाओं को राजनीतिक तौर पर क्या है काफी हानियां उठानी पड़ती। तो सोयराबाई ने अपनी योग्यताओं का परिचय दिया और यह कार्य किया उस समय। इस कहानी को थोड़ा और आप आगे बढ़ाओगे तो आगे मराठाओं में आपको मिलते हैं ताराबाई, और ताराबाई को लेकर के कई बार क्वेश्चन पुटअप भी किया जाता है। और ताराबाई का मामला ये कि संभाजी के जाने के बाद संभाजी के छोटे भाई राजा राम को मराठाओं का छत्रपति बनने का मौका मिला था, आपने पढ़ा होगा। और राजा राम की डेथ होने के बाद ताराबाई जो हैं वो अपने एक छोटे बच्चे, आप उसको माइनर कह सकते हैं, शिवाजी सेकंड नाम था उनका, उनको मराठाओं का छत्रपति घोषित करती हैं। तो शिवाजी सेकंड 1700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक मराठाओं के छत्रपति के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ताराबाई ने शिवाजी सेकंड को मराठाओं के छत्रपति के रूप में दिखाया, लेकिन शासन की बागडोर किसके हाथों में रखी? अपने हाथों में रखी। तो ये थोड़ा महत्वाकांक्षी होने का एक प्रमाण तो आपको मिल रहा होगा, लेकिन क्या है कि उस समय के अनुसार ताराबाई जो भी व्यवहार करके चल रही थी वो व्यवहार क्या था? बिल्कुल ठीक था, बाय द बुक था, प्रॉपर था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैध उत्तराधिकारी के अभाव का धरातल पैदा नहीं होना चाहिए था। इस नाते ताराबाई ने अपनी जिम्मेदारी समझी और ये कार्य करके उस समय दिखाया। 1700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक शिवाजी सेकंड मराठाओं के छत्रपति के रूप में आपको दिखाई पड़ते। यहां से एक सवाल पुटअप किया जाता है कि जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उस समय मराठाओं का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो किसके हाथों में है? आप देख पा रहे हैं कि औरंगजेब की जो डेथ होती है वो 1707 ईस्वी में होती है और इस समय मराठाओं की जो बागडोर है, मराठाओं को जो नेतृत्व है किसके हाथों में है? वो है आपका ताराबाई के हाथों में। तो थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको 1857 का मामला सीधा उठाना पड़ेगा और 1857 में आप लखनऊ की बात कर पाएंगे, बेगम हजरत महल। यानी कि 1857 के विद्रोह के धरातल पर क्या है, बेगम हजरत महल ने, है ना, वहां से विद्रोह का नेतृत्व किया। और हम तो कहते रहते हैं कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में एक सवाल अलग से पुटअप किया जाता है कि 1857 के विद्रोह को जब आप संपूर्ण तौर पर लेकर के चलने की बात करोगे, उस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा विरोध किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। अब सोचो, रानी लक्ष्मीबाई तो ताकत है, स्ट्रेंथ है एक प्रकार की। बेगम हजरत महल का पार्टिसिपेशन आपको दिखाई पड़ता है लखनऊ से, झांसी से आपको रानी लक्ष्मीबाई का पार्टिसिपेशन आपको दिखाई पड़ता है। बिहार का जो आपका ये जगदीशपुर है वहां से कुंवर साहब आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो मुस्लिम पत्नी है धर्मी, वो वहां से क्या है, विद्रोह का नेतृत्व करके चलती हैं। तो 1857 के ग्राउंड पर आपको ये जो महिलाओं के पार्टिसिपेशन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक प्रकार से क्या है, उनकी स्ट्रेंथ और उनके नेतृत्व और उनकी योग्यताओं का क्या है, परिचय। थोड़ा कहानी को और जब आप आगे बढ़ाओगे तो अब आपको स्वदेशी मूवमेंट का रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा। स्वदेशी मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड पर ऐसी फर्स्ट एक्टिविटी मानी गई है जब महिलाओं ने घर की चारदीवारी को पार किया। और महिलाओं ने घर की चारदीवारी को पार करके उन्होंने अपने आप को एक्सपोजर देने का काम किया। स्वदेशी मूवमेंट में महिलाओं का वेरी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन आपको दिखाई पड़ता है और बाहर आकर के उन्होंने अपने राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारों की डिमांड की, किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ये उनकी स्ट्रेंथ का परिचय है। बिल्कुल ये क्या है, उनकी ताकत का एक प्रकार का क्या है, परिचय आपको मान के चलना पड़ेगा। थोड़ा कहानी को और आगे जब आप बढ़ाएंगे तो 1930 में आपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपने पढ़ा होगा और 1930 का जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के ग्राउंड पर महात्मा गांधी की ही एक विशेष अपील आती है, किससे? महिला वर्ग से। और महात्मा गांधी महिलाओं से अपील कर रहे हैं, उनकी योग्यताओं को एक्सपोजर देने का काम कर रहे हैं, उनकी योग्यताओं का प्रस्तुतिकरण करने का काम कर रहे हैं कि
ये विदेशी सामानों की दुकानों के सामने और नशीले पदार्थों की दुकानों के सामने जो धरना प्रदर्शन करके चलना है वो आप ही ने करके चलना है। तो आप देख पा रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के ग्राउंड में भी महिलाओं का वेरी डीप एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन आपको दिखाई पड़ता है, और महात्मा गांधी की विशेष अपील की आलोक में। महात्मा गांधी पहले उनसे विशेष अपील करके चलते हैं, तब जाकर के महिलाओं को जो वेरी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन आपको दिखाई पड़ता है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आपको क्या है दिखाई पड़ता है। कहानी को थोड़ा और आगे आप बढ़ाएंगे तो आपको 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आपको दिखाई पड़ेगा, और 1942 का जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो जग जाहिर है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी, और ये जो आपको गुप्त रेडियो स्टेशन है इसकी स्थापना नासिक में की गई थी, और इससे दक्षिण भारत में क्या है मद्रास तक आप सुन सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने पहले ही ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से महात्मा गांधी के साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल रखा है। आंदोलन आपका क्या बना हुआ है, नेतृत्व विहीन बना हुआ है। ऐसे में गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई ताकि आंदोलनकारियों को वेरी पॉजिटिव डायरेक्शंस दिए जा सके। तो गुप्त रेडियो स्टेशन के साथ बड़े बड़े नाम आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे, जैसे उषा मेहता का जुड़ाव, अरुणा आसफ अली का जुड़ाव, सुचेता कृपलानी का जुड़ाव। ये बड़े नाम हैं उस समय के, और इतने बड़े नाम जो हैं गुप्त रेडियो स्टेशन के साथ अपने आप को जोड़ के चलते हैं और आंदोलनकारियों को वेरी पॉजिटिव डायरेक्शंस क्या है देने का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर वन रेफरेंसेस हमने आपके सामने रखे हैं जो आज के दिन के हिसाब से क्या बिल्कुल उपयोगी हैं, है ना। और आप वही समझ के चलेंगे कि यहां आपको पुरुष प्रधान सोच या महिला प्रधान सोच को आधार बना करके व्यवहार नहीं करना है। हम हमेशा कहते हैं कि एकता का भाव जरूरी है, और एकता का भाव तो इसी प्रकार से आ पाएगा जब आप लोग सभी लोगों को, है ना, एक मनुष्य की श्रेणी में ला करके उनके साथ व्यवहार करने की बात करोगे। हमने हमेशा कहा है कि किसी भी मानस के साथ आपका व्यवहार जातिगत आधारित नहीं होना चाहिए, किसी भी मानस के साथ आपका व्यवहार धर्म आधारित नहीं होना चाहिए, किसी भी मानस के साथ आपका व्यवहार क्या है लिंग आधारित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के साथ केवल वैसा व्यवहार किया जाए जैसा मनुष्य होने के नाते उसके साथ होना चाहिए, है ना। और देखो, मैं कहूंगा कि नारीवादी होने में कोई समस्या नहीं है, नारीवादी होने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नारीवादियों का पर्सपेक्टिव यह बताया जाता है, बड़ा पाक दृष्टिकोण आपके सामने आता है कि नारीवादी जो होते हैं वो पुरुष वर्ग के अधिकारों में कभी भी कटौती नहीं करना चाहते, लेकिन महिला वर्ग को अधिकारों के धरातल पर पुरुष वर्ग के समान बनाना चाहते हैं। तो आज हम एक त्यौहार को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और त्यौहार में केवल सेलिब्रेशन ही नहीं होना चाहिए। त्यौहार का मतलब एक ये होता है, असल में त्यौहार का मतलब होता ही ये है कि हम त्यौहार का आत्मसातीकरण करते हुए अपने समाज को कितने पाक साफ संदेश दे सकते हैं और अपने समाज को कितने सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। तो मेरा कहना तो यही रहेगा कि पहचान या व्यवहार जातिगत, धर्म आधारित और लिंग आधारित नहीं होना चाहिए। व्यवहार और पहचान मानस होने के नाते होनी चाहिए। हम सभी लोग अपने आप को एक ही सामाजिक इकाई मान के व्यवहार कर सकते हैं, पारस्परिक संघर्षों को दूर कर सकते हैं, पारस्परिक सहयोग का धरातल स्थापित कर सकते हैं, और बड़े ही आसानी के साथ फिर क्या है अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के विशेष दिन पर यह मेरा एक संबोधन आपके सामने रखा, और इसमें अगर कोई भी बात आपको थोड़ी सी नेगेटिव लगती है तो हम चाहेंगे कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि कोई बात हम नकारात्मक रूप में आपके सामने रखें। जो बात जिस तरीके से आपके सामने आनी चाहिए उसी तरीके से आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी कोई बात नकारात्मक लगती है तो उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा व्यवहार था या जो हमारा सोचना था
हमने उस हिसाब से एक चर्चा आपके सामने की है। सोचा थोड़ा दिन का रेफरेंस भी ले लेंगे और साथ ही साथ भारतीय इतिहास में महिला वर्ग की मजबूती की जो आपकी यात्राएं हैं, जो आपके मेजर वन रेफरेंसेस हैं, उनका प्रस्तुतिकरण भी क्या हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा। तो हमारा औचित्य बहुत सकारात्मक रहा। फिर भी हम कहेंगे अगर आपको कोई बात थोड़ी भी नेगेटिव लगती है तो उसके लिए हम पहले से क्या है, क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।